हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हाँ, मैं डॉक्टर पद्मा मीना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा कि आपको मैं दो टॉपिक करवा चुकी हूँ। अब हम जो हमने दूसरा टॉपिक किया था उसी का शेष मैं आपको बताना चाहती हूँ। बच्चों, जैसा कि कल हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और थर्ड वर्ल्ड यानी कि तृतीय विश्व के देशों के प्रति अमेरिका की क्या नीति है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि अमेरिका की विदेश नीति इन राष्ट्रों के प्रति कैसी है। या सबसे पहले तो जैसा कि आपको विदित हो गई कि थर्ड वर्ल्ड या तृतीय विश्व के राष्ट्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश हैं जो सदियों तक बड़ी बड़ी यूरोपियन महाशक्तियों के अधीन रहे थे और जिन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसे रहते और जैसे ही उनको स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने अपने विकास के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि तृतीय विश्व के थर्ड वर्ल्ड में कौन कौन से देश शामिल हैं, माओ सेतुंग ने क्या परिकल्पना की थी थर्ड वर्ल्ड को लेकर, वर्ल्ड क्वार्टरली रिपोर्ट क्या कहती है, और इरविंग होरोविज ने तृतीय विश्व के देश किन राष्ट्रों को कहा था, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। तो जैसा कि बच्चों, अब मैं आपको आज की कक्षा में आपको बताना चाहूँगी कि तृतीय विश्व के देशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। कल मैंने आपको बताया था कि तृतीय विश्व के देश कौन से हैं, तृतीय विश्व के देशों की मुख्य मांगे क्या हैं। अब आज हम अपना टॉपिक आगे अगले चरण में प्रारंभ करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तृतीय विश्व के देशों की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो तीसरे विश्व के देश हैं, ये इनकी मुख्य विशेषताएं कि विकास के लिए इनमें क्या होता है, आपस में संघर्ष होता है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र सदियों तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे, वो अब अपना विकास करने के लिए प्रयासरत है। तो सबसे पहले उनकी मुख्य विशेषता क्या है कि विकास के लिए संघर्ष है। इसके अलावा तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक संरचना कैसी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सामान्य विशेषताओं के बिंदुओं के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। तो बच्चों, तृतीय विश्व के देशों की पहली विशेषता है कि इनकी कृषि कैसी है। जीविकोपार्जन का इनके पास मुख्य साधन क्या है, खेती। खेती मतलब कृषि है। और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, बागवानी प्रधान है। तो इनकी आय का मुख्य साधन क्या है, इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। और वो कृषि कैसी है, ये केवल इनके जीवन निर्वाह का मुख्य साधन इनके पास कृषि है और कृषि के अलावा अन्य कोई जीवन निर्वाह का इनके पास मुख्य साधन नहीं है। तो कृषि दो तरह की होती है। एक तो यह है कि बागवानी प्रधान इनकी अर्थव्यवस्था है या कृषि जीविकोपार्जन का इनका मुख्य साधन खेती है। तो हम देखते हैं कि एक तो अगर खेती से बहुत अधिक पैदावार होती है तो उस पैदावार को क्या किया था, उसका निर्यात कर दिया था। निर्यात से क्या होता है, बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, उन राष्ट्रों का, उस देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। लेकिन जो तीसरे विश्व के देश है, इनका जीविकोपार्जन का इनका मुख्य साधन क्या है, केवल कृषि है। कृषि के अलावा इनके पास अपने जीविकोपार्जन का दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरी, तृतीय विश्व के देशों की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है, उनकी दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या बहुत अधिक है, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होने के कारण यहाँ बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बेरोजगारी बहुत अधिक पाए जाने के कारण ये आर्थिक रूप से ये राष्ट्र कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं। इनमें अशिक्षा है, इनमें निर्धनता है, इनमें गरीबी है, बेरोजगारी ये इनमें बहुत ज़्यादा। और इनकी निर्धनता, इनकी गरीबी, इनकी बेरोजगारी, इनकी भुखमरी का मुख्य कारण क्या है कि इनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या में भी क्या है कि जो बहुत अधिक आश्रित भाग है जनसंख्या का, वो युवा जनसंख्या के मुकाबले जो वृद्ध और जो बाल जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा है। और जनसंख्या वृद्धि, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि क्या करती है, आर्थिक विकास का ढांचे को क्या कर देती है, गड़बड़ा देती है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की पूर्ति जनसंख्या के लिए नहीं हो पाती। और जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में इन राष्ट्रों के पास रोजगार के साधन भी नहीं होते, जिसके कारण कि इन राष्ट्रों में बहुत अधिक बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि भी इन राष्ट्रों की
विशेषताएं, या जिसे हम कह सकते हैं कि इन राष्ट्रों की मुख्य समस्या के रूप में जनसंख्या वृद्धि को हम रेखांकित कर सकते हैं। तीसरी इन देशों की विशेषता है कि ये बहुत अधिक निर्यातों पर निर्भर है, और निर्यातों पर अधिक निर्भर होने के कारण क्या होता है, ये केवल एक या दो वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया, बाली और ये सभी राष्ट्र है ना, एक या दो वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इन वस्तुओं की, प्राथमिक वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तो इनके पास जो निर्यात का मुख्य साधन, जो इनके पास उत्पादन के साधन थे, वो उत्पादन के साधन बहुत ज़्यादा इनके पास क्या होता है, अधिशेष हो जाते हैं, या इनके निर्यात इनके पास ही रह जाते हैं। इसके कारण भी क्या होता है, इनके आर्थिक विकास की संरचना गड़बड़ा जाती है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियाँ या अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नियमों से निर्यात जब कभी प्रभावित होते हैं, जैसे मान लीजिए इनके पास बहुत अधिक कोई जिस वस्तु का निर्यात करते हैं, उस निर्यात की अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक कमी हो जाती है, तो इसका प्रभाव इन देशों की आर्थिक संरचना पर पड़ता है। तो ये भी इन देशों की विशेषता है कि केवल एक या दो वस्तु के निर्यात पर ये बहुत ज़्यादा आश्रित रहते हैं। इनके निर्यातों में बहुत अधिक वस्तुओं की मांग नहीं है। और इसके बाद हम अगली विशेषता इनकी पढ़ेंगे। अगली विशेषता मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन देशों में क्या है, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कि इन देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या हैं, लोकतंत्र तो इनमें स्थापना के लिए, लोकतंत्र के लिए तो प्रयासरत है, लेकिन इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर है, क्योंकि आए दिन इन देशों में आप लोग जब भी पेपर पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि इन राष्ट्रों में क्या नाम कि लैटिन अमेरिका के किसी देश में किसी देश में क्रांति हो गई, कभी किसी देश में कोई क्रांति हो गई, तो सैनिक तानाशाही भी इन देशों में पाई जाती है। तो लोकतंत्र का जो ढांचा, जो सुस्थिर प्रतिमान स्थापित होना चाहिए, वो इन देशों में नहीं हो पाया है। इसलिए अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाएं इन देशों की मुख्य विशेषताएं हैं। और इनमें अगर राजनीतिक स्थिरता रहती है, तो जैसा कि आपको पता है, राजनीतिक स्थिरता होने पर ही आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सभी विकास राजनीतिक विकास पर ही या राजनीतिक स्थिरता पर भी निर्भर करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन देशों की अगली विशेषता है कि इन देशों में करिश्मादी नेतृत्व पाया जाता है। करिश्मादी नेतृत्व वो होता है, जैसे कि आज हम हमारे देश में महात्मा गांधी जी को क्या मानते हैं, आदर्श पुरुष मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गांधी और बापू को हम हमेशा अपने आदर्श व्यक्ति के रूप में मानते हैं और मानते ही रहेंगे। ठीक है, तो इन देशों में जो कार्यपालिका अध्यक्ष है, जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, तो जनमानस के दिलो दिमाग पर उनकी एक अमिट छवि बन गई, या उनको देवता तुल्य स्थान जनमानस ने अपने हृदय में बिठाकर दिया। जैसे कि नेहरू, नासिर, मुगाम्बो और जूलियस न्यूरेरे, और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान आदि ऐसे करिश्मादी नेतृत्व रहे, जिनके आदेशों को ये लोग क्या मानते थे, ईश्वर सदृश उनके आदेशों को मानते थे और उसका पूरी निष्ठा के साथ क्या करते थे, पालन करते थे। तो जनमानस में इन देशों के जो शासनाध्यक्ष के कार्यपालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने जनमानस के हृदयों पर बहुत समय तक राज किया। ठीक है, अब हम अगली विशेषता पढ़ेंगे, जिसमें अगली विशेषता है कि इन देशों में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक पाया जाता है। जैसे कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष का कार्यक्रम है, वो उसकी रिपोर्ट बताती है कि भारत, पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशिया देशों में भ्रष्टाचार अपने निकृष्टतम रूप में पाया जाता है। यानी कि इन देशों में कोई भी कार्य बिना लिए दिए या बिना पैसों की अदला बदली के नहीं होता है। जैसे कि हम देखते हैं आए दिन भारत में देखिए या कहीं भी भारत में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, तो भ्रष्टाचार बहुत अधिक इन देशों में व्याप्त है। और भ्रष्टाचार क्या है, दीमक की तरह इन राष्ट्रों के विकास को क्या कर देता है, लील कर देता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की UNDP की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में प्रतिवर्ष 100 खरब रुपए का क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो कि कुल GDP का केवल कितना है, मात्र 5% है। ठीक है, इसी तरह से ये माना गया है, या UNDP की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मुंबई जैसा जो बड़ा शहर है, भारत का सबसे बड़ा, उसमें अगर एक भवन का निर्माण करना हो, तो उस भवन के ऐसा नहीं है कि उस भवन
की स्वीकृति मिल गई तो भवन की स्वीकृति मिलते ही क्या हो जाएगा, भवन तैयार हो जाएगा। बल्कि भवन निर्माण की जो स्वीकृति है वो कई चरणों से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, क्योंकि कोई भी कार्य बिना पैसों के या बिना भ्रष्ट कार्यों में लिप्त हुए नहीं हो पाता। तो ये भी एक क्या है, एक सोचनीय या विचारणीय मुद्दा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनमें भ्रष्टाचार अपने व्यापक रूप में विद्यमान है। इसी तरह हम अगली विशेषता ये पढ़ें। अब अगली विशेषता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। तो वो अगली विशेषता है कि इन देशों में क्या होता है, जो सैनिक व्यय बहुत अधिक होता है कि कहाँ तो इन राष्ट्रों को अपने जीडीपी का अपने देश के लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करने में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सुविधाओं में या विकास संबंधी अन्य गतिविधियों में धन खर्च करना चाहिए। लेकिन इन राष्ट्रों में इन सारी गतिविधियों पर धन खर्च नहीं किया जाकर सैनिक कार्यों के ऊपर या सैनिक गतिविधियों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाता है, जिसके कारण कि जो धन इन राष्ट्रों को विकास कार्यों पर खर्च करना चाहिए वो धन ये क्या करते हैं, बंदूक खरीदने के ऊपर खर्च करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इन सारी विशेषताओं से ये तथ्य रेखांकित होते हैं कि जैसा कि यूएनडीपी की रिपोर्ट भी कहती है कि जो तृतीय विश्व के देश है वो अस्थिर राजनीतिक उन देशों में राजनीतिक विकास के प्रतिमान अभी स्थिर नहीं हुए हैं। इन देशों में गरीबी है, इन देशों में बेरोज़गारी है, इन देशों में भ्रष्टाचार है, इन देशों में शिक्षा का निम्न स्तर है, भुखमरी है ना। तो ये सब क्या है, तृतीय विश्व के देशों की क्या है, विशेषता है, या कह सकते हैं कि इन सभी विशेषताओं से इन सभी राष्ट्रों को, तृतीय विश्व के राष्ट्रों को क्या होना, दो चार होना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि तृतीय विश्व के देशों ने किस तरह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अपनी आवाज़ बुलंद की, कौन कौन से उन्होंने सम्मेलन आयोजित किए और अपनी भागीदारी उनमें निभाई। ठीक है बच्चों, थैंक यू।